वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म IMFIS एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी PCS मेंस 2022 एंड UPSC मेंस 2022 को ध्यान में रखते हुए मेंस हंटर सीरीज के तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कई छात्रों की समस्या आ रही है यूपी PCS मेंस फॉर्म को लेकर। ठीक है, आप अपनी सारे प्रॉब्लम्स जो कमेंट करके बता दीजिए। जो समस्याएं आ रही हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है मैं आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, साथ ही जो है ये जो टॉपिक है आपका ब्लॉकचेन का, ये आपका जो है GF पेपर 3 के अंदर आता है, साइंस एंड टेक का आपका पोर्शन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो रहने वाला है। डेफिनेटली 100% चांस है कि ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली UPSC और PCS दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका जो ये वीडियो है जनरली मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, बट जो नोट्स आपका इसमें जो फ्रेम किया गया है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो कोई समझने में समस्या आपको नहीं आएगी और सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन जो बना था वो बना था कि इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नेशनल पॉलिसी क्या है। तो उसी तरीके का टॉपिक ये भी है। ठीक है, सिमिलर टॉपिक है, तो मैक्सिमम चांस है इस बार ब्लॉकचेन पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये न्यूज में क्यों है, पहले वो जानते हैं। एक्चुअली क्या है, इंडिया जो है प्लान कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो है एक फ्रेमवर्क बनाने की। ठीक है, एक स्ट्रेटजी बनाने की, रणनीति बनाने की। ठीक है, और ये कार्य सौंपा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मंत्रालय आपका जो है एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, यानी NBF, जो क्या करेगा आने वाले समय में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो और साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम कैसे एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं उसकी ये बात करेगा, पूरा एक ढांचा तैयार करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। बट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, या तो सीधे बन जाए कि इंडिया की प्लानिंग क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, उसका फ्रेमवर्क क्या है, जैसे लास्ट ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फॉल बना था, या सीधा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिक पे प्रश्न बन सकता है उसके बैकग्राउंड से। ठीक है, तो पहले समझते हैं और चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पर जो है कार्य कर रही है। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। कोई भी टॉपिक इस तरीके से आता है तो समझते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या। एक्चुअली जो आपका ब्लॉकचेन है ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज जो है लेजर टेक्नोलॉजी है, व्हिच इज एन एमलगमेशन ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज। तो सीधा सीधा अगर इस बात को समझें तो कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जो आपकी फैली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको मिला के ये टेक्नोलॉजी आपकी कार्य करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है क्रिप्टोग्राफी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये सेंट्रलाइज नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। कई सारे इसके पोर्शन होंगे। ठीक है, और एक लेजर की फॉर्म होगा, यानी बही खाता जो होता है आप देखते हैं एक सीरियल वाइज आपका ये ऐसे होगा इंडेक्स की तरह। ठीक है, और कई सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूं तो इसके कैरेक्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस के अंदर आप जो चीज़ों को अगर समझें सीधे तौर पर तो डाटाबेस के अंदर क्या चीज़ें होंगी। डाटाबेस के अंदर जनरली आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये लेजर का मतलब होता है बही खाता, तो यानी इस तरह से आप कई सारे इंडेक्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये डाटा बेस इसके अंदर एक अच्छा खासा आ सकता है, इसका कैरेक्टर हुआ। दूसरा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब क्या है, जो कॉपीज हैं ऑफ इंटायर डाटाबेस आर स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन एन नेटवर्क। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको आसानी से मिनट या सेकंड्स के अंदर चीज़ों को आप जल्दी से निकाल भी सकते हैं। तो पूरा इंटायर डाटाबेस जो है एक मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ट्रांसपेरेंट तो होगा ही। ठीक है, इसके बाद हाईली सिक्योर भी होगा, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। और अगर मान लो कोई हैकर जो है इस पर अटैक करता है, ठीक है, तो जल्दी क्या करेगा, डाटा को जो है चेंज नहीं कर पाएगा, उसके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये फैला हुआ है। एक जगह डाटा होता तो पूरा सिस्टम ये हैक कर लेता, बट डाटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हैकर्स के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आपका क्या है कि इसके अंदर एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ठीक है,
कि अगर एक बार जो है आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, चीज़ों को ये एक्सेप्ट हो गया, तो डाटा को जो है चेंज करना और डिलीट करना क्या है, आपका इमिटेबल है, यानी चेंज नहीं कर सकते आप, स्थिर है पूरी तरीके से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टर हो गया। दूसरा, इसको आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपका ये रिकॉर्ड होगा, आप इसको इजीली जो जो आपके स्टैक होल्डर्स होंगे, ठीक है, बिना रिस्क के आप जो है उन तक ये चीज़ें जो है आसानी से पहुंचा सकते हैं, मैक्सिमम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज हो गई, ठीक है। डाटा को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी, अब इतनी क्वालिटीज हैं तो डेफिनेटली जो है ये टेक्नोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि इसको एज ए सर्विस कैसे इस्तेमाल करें। तो ये सारी फीचर आप देख रहे हैं, कितना आप चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई भी चीज़ ढूंढना। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप जानेंगे कि कितने कितने सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसका मैं एक आपको फीडबैक सिस्टम समझाऊं कि पूरा प्रोसेस कैसे होगा, तो उसका अगर पूरा प्रोसेस समझाने का प्रयास करूं, तो पहले अगर सपोज मानते हैं कोई क्लाइंट है, वो अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने के बाद ये जो जाएगा, ये आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क के पास जाएगा। अगर मैं आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो सीधी भाषा में कई सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है एक नेटवर्क का प्रकार होता है, टाइप होता है। इसमें क्या होगा, ये वाला जो आपका सिस्टम है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है। इसी तरह के सारे, मतलब कोई भी आपका सिस्टम छूटेगा नहीं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी पीयर टू पीयर कनेक्शन आपको इसी को कहा जाता है। अब ये जब इस नेटवर्क में जाएगा ये डाटा जो है ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है क्लाइंट ने, उसके बाद ये जाएगा आपका अगले स्टेप में, जहाँ पर ये क्या होगा, वेरीफाई होगा, वैलिडेट होगा। जब एक बार वेरीफाई हो गया, उसके बाद एक तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, लेजर बन जाएगी, यानी एक सीरीज सी बन जाएगी, ठीक है, एक चेन सी बन जाएगी, ठीक है, डाटा की, ठीक है, एक डाटा की एक चेन सी बन जाएगी। और बाद में क्या करेगा, जो आपका स्टेक होल्डर होगा उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, ये पूरा इसका आपका फीडबैक सिस्टम है। आप इसको वहाँ ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहले बात तो मैंने आप बता दिया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि अगर कुछ अटैक भी होता है तो डेफिनेटली क्या होगा, पूरा हार्म नहीं कर पाएगा सिस्टम को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और चीज़ें जो है बड़ी अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से जो है स्टोर रहेंगी, और ये पूरा आपका जो है एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में स्टोर भी कर पाएंगे। अगला है आपका ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी। अब जब ट्रांसपेरेंसी होगी, इफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली स्पीड भी अच्छी होगी, और इफिशिएंसी है और इसकी कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होंगे, ठीक है। फ्रॉड कोई कर नहीं पाएगा, मैंने आपको इजीली बता दिया कि इतना आसान नहीं होगा इसमें एक्सेस करना, क्योंकि आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिस भी हो जाती है तो इसको कवर करना भी आसान होगा। और इसके बाद जो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी इजीली आप क्या कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। इसका जो एप्लीकेशन है कई सारे डाइवर्स डोमेन के अंदर है, ठीक है। जैसे एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, गवर्नेंस फील्ड में, फाइनेंस बैंकिंग के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी, मीडिया, ठीक है, और जो आपके जो है लीगल चीज़ें हैं, ठीक है, पावर सेक्टर है। तो हर जगह मैक्सिमम इतना डाइवर्स एप्लीकेशन है, डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, भूचाल मचाने वाली है। इसलिए इस पर बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके मेन बात करूं कि जो पोटेंशियल्स हैं एप्लीकेशन, उनकी बात करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं ई गवर्नेंस में, तो ई गवर्नेंस में अगर इसका एप्लीकेशन की बात की जाए तो किस तरीके से ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसके माध्यम से आप ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है आसानी से कर पाएंगे। अब जनरली आप जानते हैं कि कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उनके रिकॉर्ड को रखना होता है, तो इतनी सारी इसकी जो है स्टोरेज क्षमता है, प्लस इसमें विद इन सेकंड चीज़ों को ढूंढना आसान है, क्योंकि आपकी, मैंने कहा भाई, खाते के फॉर्म में होता है, लेजर की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो निकालना आसान होगा। तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। आजकल जो है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हो गए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, तो उनको ढूंढना, इतने सारे रिकॉर्ड होते हैं, उनको निकालना और भी आसान हो जाएगा, विद इन सेकंड आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये इनका सबका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका एक एग्जाम्पल जो आप कोट कर सकते हो, ठीक है, यूएई के अंदर जो है दुबई जो आपकी सिटी है, वहाँ पे दुबई जो है स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसके तहत कहने का मतलब यह है कि वो पहली सिटी है, ठीक है, जो आपकी फुली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य कर रही है, ब्लॉकचेन पे कार्य कर रही है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप इसको कोड करते हैं, आपका जो है वैल्यू एडिशन का कार्य हो जाता है। इसके बाद बात करता हूँ बैंकिंग में।
अब बैंकिंग के अंदर आप जनरली जानते हैं कि पेमेंट कभी हो जाता है, फिर उसको रिकवर करना आसान नहीं होता, तमाम समस्याएं होती हैं। तो पेमेंट को लेकर तो जो रिस्क है पेमेंट को लेकर उसको कम कर देगा पेमेंट लॉस को, ठीक है, ट्रांजैक्शन को कम करेगा। और जो क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजैक्शन फी लगती है वो भी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉर्पोरेट पेमेंट भी इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतने सारे डाटा होते हैं जो आपके जो भी पेशेंट होते हैं, तो उनकी जो पेशेंट रिकॉर्ड है उसको रखना आसान होगा, ठीक है। जो उनका कंसेंट फॉर्म होता है उसको लेकर भी आसानी होगी, ढूंढना आसान होगा, बिलिंग आसान होगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ को जो किस तरीके से मॉनिटर करना है, ये डाटा अगर मान लो कोई मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अगर चाहती है तो वहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है कि भाई किस तरह के बीमारियाँ लोगों को है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी और डाटा को निकालना आसान होगा। तो उस तरीके से अगर कोई बीमारी तेज़ी से फैल रही है तो उसके लिए एक पहले से आप प्लानिंग कर सकते हो कि ये बीमारी आगे पाँव पसार रही है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट होंगे। अगला आपका ई कोर्ट है ही। ई कोर्ट में आप जानते हैं कितने डाटा हैं, कितनी चीज़ें हैं, पेंडेंसी कितनी ज़्यादा रहती है, ठीक है। डाटा को ढूंढना आसान नहीं होता, इतनी फाइलें होती हैं। तो इसके अंदर चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, लीगल डिपार्टमेंट हो, ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ जुडिशरी का डाटा चाहिए, कुछ लीगल डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए डाटा, तो एक दूसरे में आसानी से इंटरचेंज कर पाएंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो ये सारा बेनिफिट आपको होने वाला, ठीक है। ये तो मैंने बना दिया कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आया तो आप कहीं नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन भी आपका जो है गलत नहीं होगा, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ठीक है, ब्लॉकचेन पे। तो अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो लिखना भी आसान होगा। हिंदी में सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखिए जो NBF की बात हो रही है, यानी नेशनल ब्लॉकचेन जो है फ्रेमवर्क की बात हो रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आखिर क्या ज़रूरत है इस पर हमें काम करने की। तो जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2030 तक जो 30% जो है कस्टमर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और उसकी प्रायोरिटी में आएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब 2030 ज़्यादा दूर तो है नहीं, 8 साल का समय है, तो वहाँ तक जो है ये आपका जो है टेक्नोलॉजी जगह ले चुकी होगी। अगर हम पीछे रह गए तो डेफिनेटली बाकी जो है देश हैं वो तो पीछे रहेंगे नहीं, तो हमें भी काम करना ही होगा, ठीक है। आगे प्लान मैंने बता दिया, प्लान इसमें यही है कि आप ब्लॉकचेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए और ब्लॉकचेन को एज ए सर्विस यानी बैफ की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर काम करिए। ये पूरा आउटलाइन है जो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इस पर कार्य कर पाएँ, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, जो ऑब्जेक्टिव इसमें है मेन, पहली चीज़ तो आप क्या करिए, डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म तैयार करिए इसके लिए, ठीक है, और लोगों के अंदर ताकि ट्रस्टेड फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनट्रस्टेड हो, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को R&D को जो है प्रमोट करिए, ठीक है, ताकि स्किल डेप्थ जो है लोगों के अंदर आ सके, डेवलप हो सके, ठीक है, ताकि इसको जो है यूज करना आसान हो, ठीक है। और ये मेन मोटिव तो होता ही है कि इंडिया को टॉप पे ले जाना है, तो ये तो मेन प्रायोरिटी रहती है, मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल लीडर, ठीक है। और साथ ही जो स्टेट हैं, क्योंकि समस्या स्टेट के साथ भी आती है, तो उनको जो है अच्छे तरीके से जो है आप जो है फैसिलिटेट करिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर भी जो चीज़ें हों सिक्योर हो सकें, टफ डिजिटल सिक्योरिटी हो, डिलीवरी ऑफ सिटीजन जो चीज़ें हों उनको भी आसानी से ये चीज़ें पता हो सके, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हो गए। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ, किन किन कंपोनेंट से बात होगा, तो पहला कंपोनेंट आपका है, पहली चीज़ तो आपको पॉलिसी एंड रेगुलेशन पर कार्य करना ही होगा। आप जानते हैं अगर आप पॉलिसी और रेगुलेशन पर कार्य नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका वायलेशन भी हो सकता है, ठीक है। पहले हम सदुपयोग के लिए जा रहे थे तो दुरुपयोग हो गया। इसके अलावा जो है आप क्या करें, जोग्राफिकली क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि जो है हर जगह सब लोग जो है इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे हेल्थ हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, आपका फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम लेके आइए फॉर HRD, ठीक है, और नेस्कॉम के साथ। तो नेस्कॉम के साथ मिलके क्या बात हो रही है कि आप फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम लेके आइए ताकि स्किल भी डेवलप हो सके, ठीक है। और इसको एडॉप्ट करने के लिए आपको इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। अब इंसेंटिव नहीं देंगे तो कौन अडॉप्ट करेगा, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, कई सारे इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, सबको आप कहीं कहीं जहाँ जितना हो सकता है उतना इंसेंटिव देने का प्रयास करिए, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली चाहे जिस तरीके से। मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो स्टेक होल्डर बनाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, जो प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्री हैं, तो सबको जो है फास्ट लेके चलना होगा, जो है सबके साथ मिलकर चीज़ों को जो है देखना होगा, यानी मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब साथ ही अगर कोई समस्या होती है तो समझाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो ब्लॉकचेन
एडवाइजरी कमेटी बनाइए, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी बनाइए जो अच्छे तरीके से पूरा गाइडलाइंस दे, समझाए चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर जो है जनरली काम होना है, ठीक है, जिस पे काम होना है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट आप जो है इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सर्विसेज हैं जैसे ई प्रमाण और डिजी लॉकर, इन सब का भी जो जनरली जो है प्रोग्राम के साथ इसको इंटरलिंक करिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर है। तो ये जो जो है प्रमाण और डिजी लॉकर का आप जिक्र करेंगे तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें और हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे जितनी भी नेशनल लेवल की सर्विस हैं एक दूसरे को लिंक करने की बात हो जाएगी। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता है ये कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बताना जरूरी होता है, इसलिए अवेयरनेस क्रिएशन भी आपको करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी कुछ काम हुए हैं जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बन रहा है NIC के साथ और NICS के साथ मिलके, नीति आयोग और आपका GNFC जो है गुजरात नर्मदा वैली जो है फर्टिलाइजर है, वो जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए वहाँ पर जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ये छोटे मोटे कार्य हुए हैं तो इसको भी आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, जनरली। इसके अलावा ये तो हो गया। अब डेफिनेटली सीधी सीधी बात है, तो हमने पूरा नेशनल लेवल बात कर ली, बट कहीं ना कहीं जब कोई टेक्नोलॉजी होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा होती है, उसका भी गाइडलाइंस आता है। तो वही आपका है, आपका जो गाइडलाइंस है दैट इज प्रीसीडो प्रिंसिपल्स। अब ये जो प्रीसीडो प्रिंसिपल है ये फाउंडेशनल वैल्यू है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर की, और ये रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। तो पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल और कई सारे चीज़ों को मिलाकर जो है ये जो है रिलीज किया गया है प्रीसीडो प्रिंसिपल। आपको जो जनरली इसी चीज़ों पर काम करना होता है। इन्होंने 4 ब्रॉड पिलर्स बताए हैं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। एक तो इन्होंने बात की है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड एसेसिबिलिटी की, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, नॉट अकाउंटेबिलिटी, एसेसिबिलिटी की, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लोग एसेस कर सकें। प्राइवेसी एंड जो है सिक्योरिटी की बात हो रही है, यार आता है आपका जो है राइट टू डाटा प्रोटेक्शन के अंदर। अगला आपका अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस की बात हो रही है, राइट टू रिकोर्स के अंदर आता है। और चौथा जो आपका है वो आपका है एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, राइट टू ओन एंड मैनेज डाटा, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये 4 प्रिंसिपल इसके हैं, ठीक है, प्रीसीडो प्रिंसिपल्स। अब देखिए, तो ये पूरा वर्ल्ड लेवल बात हुई, तो उसी के तहत कहीं कहीं सारी चीज़ें लोग काम ही करते हैं, नेशनल जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। इसके बाद बात करते हैं चैलेंज क्या आएंगे। भाई ये सारे फ्रेमवर्क थे अभी आपके, पर चैलेंज भी तो आएगा। तो चैलेंज क्या आएगा, पहला जो चैलेंज आएगा आपका वो पब्लिक परसेप्शन जो है को बदलना होगा, आसान नहीं होगा। इसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है अभी भी आपकी फ्लो रहती है, आप जानते ही हैं किस तरीके से नेटवर्क आता है। बाकी अगला जो है आपका लिमिटेड रिलेवेंट वर्क फोर्स है। अब वर्क फोर्स इतना स्किल्ड नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर फैमिलियर हो, तो वो भी एक समस्या होगी, ठीक है, उसको भी बढ़ाना होगा। अगला आपका है लैक ऑफ रेगुलेशन इन द नेटवर्क। नेटवर्क कभी कभी चला जाता, छूट जाता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना लोडेड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें समस्या आएगी। तो उसमें भी हमें कहीं कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए। एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी पे भी काम करना होगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये है कि इसको जो है इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन इसका हो सकता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें टैकल करना होगा। अगला है जो सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो परफॉर्मेंस से सवाल उठेंगे, ठीक है, लार्जर स्केल पर उठेंगे, इतने लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उसको भी टैकल करना है। तो ये सारे चैलेंज आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप सारे वीडियो को अच्छे से समझेंगे, आई होप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आपको जो है अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सुनेंगे चीज़ें अच्छे से आपको समझ जाएंगे, बाकी बस आपको हिंदी में इन चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से समझाया मैंने, पूरा फ्रेमवर्क क्या है, किस पे काम हो रहा है, प्रीसीडो प्रिंसिपल क्या है, जिसके गाइडलाइंस के तहत जो है हमें कार्य करना है, अपने फ्रेमवर्क को बनाना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर। इसका आप देख रहे हैं एक वाइड रेंज है एप्लीकेशन का, और जब वाइड रेंज होता है तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी उस तरीके से आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए कि किस लेवल तक कुछ काम हो रहा है, और मैंने दुबई का भी जिक्र किया जहाँ पर पूरी तरीके से सिटी इसी टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।